हेलो एवरीवन। आज हमारी जनरल साइंस की तीसरी क्लास आपके सामने। मैं फैजान खान स्टडी जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल तक हमने हमारे इस चैप्टर से, इस पोर्शन से संबंधित विषाणु जनित रोगों का अध्ययन शुरू कर दिया था। अब तक हम बैक्टीरिया जनित रोगों को पढ़ चुके हैं, रोगों का अध्ययन कर चुके हैं सामान्य, और जो विषाणु जनित जो कुछ रोग हैं, 2-3 रोगों को हमने पढ़ लिया था और आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम जिस रोग का अध्ययन करने वाले हैं वो है मम्प्स, जिसे आप गलसुआ रोग के नाम से भी जानते होंगे। गलसुआ क्या है? गलसुआ एक रोग है जिसका रोग कारक है पैरामिक्सोवायरस। रोग कारक क्या है इसका? पैरामिक्सोवायरस। इसके अंदर आपने देखा होगा जिन रोगों को गलसुआ रोग होता है, गलफड़ा रोग भी इसे बोला जाता है सामान्यतः, इसके अंदर लोगों के जो गाल है वो सूजने लग जाते हैं। संक्रमण इसका रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर और सामान्यतः बच्चों में होता है, कभी कभी वयस्कों के अंदर भी यह हो जाता है। रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह रोग उत्पन्न होता है। सामान्यतः यह रोग बच्चों को होता है, लेकिन कभी कभी वयस्कों के अंदर भी यह देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें? हमारे शरीर की जो लार ग्रंथियां होती है उनके अंदर सूजन उत्पन्न हो जाती है। लार ग्रंथियां जो होती है, शरीर की लार ग्रंथियां, इन लार ग्रंथियों के अंदर सूजन उत्पन्न हो जाती है और यह सूजन गले तक पहुंच जाती है, तथा कभी कभी यह वायरस रक्त से होता हुआ जननांगों तक भी पहुंच जाता है। ये इस वायरस की विकराल अवस्था है, और जब जननांगों तक पहुंच जाएगा तो उनमें सूजन उत्पन्न कर देगा और ऐसे रोग की बंधे भी हो सकते हैं। यानी वो अपने जो बच्चा पैदा करने वाले जो गुण हैं, उनके जो ऐसे गुण हैं जो उनको आगे दंपति बना सकते हैं, परिजन बना सकते हैं, ऐसे गुणों को भी वो खो सकते हैं। वैक्सीन क्या है इसकी? एमएमआर वैक्सीन। यह मम्प्स, मीजल्स और रूबेला तीनों वायरसों के लिए कारगर है। एमएमआर वैक्सीन, इसकी फुल फॉर्म भी इसी प्रकार होती है। एम का मतलब मम्प्स, दूसरे का मतलब मीजल्स और तीसरे का मतलब रूबेला। आगे हम मीजल्स और रूबेला रोग भी पढ़ेंगे। अभी आप देखिए इसका उपचार क्या है। लक्षणात्मक उपचार। आपने देखा होगा, मैंने आपसे कहा था कि वायरस जनित जितने भी हमारे रोग होंगे, लगभग उन सभी रोगों का जो उपचार है वो कैसा होगा? लक्षणात्मक उपचार होगा। यानी जिस व्यक्ति के अंदर जैसे लक्षण उत्पन्न होंगे उनका उपचार उसी प्रकार से होगा। सामान्यतः इसका कोई इलाज नहीं है। आखिरकार इसको लड़ना किसे ही पड़ेगा? हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो है, उन्हीं को इस रोग से लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपके सामने रोग है वो है आपका मीजल्स, जिसे आप खसरा के नाम से भी जानते हैं, या फिर रूबियोला रोग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह रूबियोला वायरस की वजह से फैलता है। क्या है खसरा या क्या है मीजल्स? इसका जो संक्रमण होता है वो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने की वजह से होता है। जब कोई जीव रोगी व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो उसे खसरा रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। लक्षण क्या है इसके? चेहरे तथा गर्दन पर गहरे लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं। रोगी व्यक्ति का चेहरा और गर्दन पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने दिखाई देने लगते हैं, तथा सांस लेने में परेशानी होगी और बुखार भी आ जाएगा। सांस लेने में परेशानी क्यों होगी? क्योंकि गले के ऊपर और कभी कभी गले के अंदर भी जो होते हैं छोटे छोटे दाने उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी वैक्सीन अभी जस्ट मैंने आपको बताया, एमएमआर वैक्सीन, जिसमें दूसरे वाले एम का मतलब मीजल्स ही, यह वैक्सीन इसके कारगर होती है। और इसका भी उपचार कैसा है? लक्षणात्मक उपचार। कैसा उपचार है इसका? लक्षणात्मक उपचार। और आपको पता है ये लक्षणात्मक उपचार का मतलब ऐसा उपचार जिसमें जिस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उसी प्रकार का क्या होगा? उपचार होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका रोग है वो है रूबेला। एमएमआर वैक्सीन में जो आर है उसका मतलब होता है रूबेला, और यह भी एक प्रकार का खसरा ही है, लेकिन ये जर्मनी से इसका कुछ लिंक है, इसलिए इसे जर्मन खसरा भी बोला जाता है। जो रोग कारक है इसका वो है रूबेला वायरस, इसलिए इसे रूबेला भी कहा जाता है। सामान्यतः खसरा ही है।
संक्रमण क्या है, कैसे फैलता है इसका भी संक्रमण सामान्यतः रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से। जितने भी वायरस जनित रोग हैं सामान्यतः ये सभी, इनका जो संक्रमण होता है वो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से या उसके इस्तेमाल की गई वस्तुओं से या उसके छींकने या खांसने से उत्पन्न जो ड्रॉपलेट्स होती है उनकी वजह से इसका संक्रमण होता है। लक्षण खसरे के समान ही, चेहरे और गले पर क्या होंगे, छोटे छोटे दाने उत्पन्न होंगे, तीव्र बुखार आएगा और सांस लेने में कठिनाई होगी। वैक्सीन वही MMR आर वाली। उपचार, लक्षणात्मक उपचार पर एक नोट, क्या नोट, वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा स्कूलों, आंगनबाड़ियों तथा मदरसों में MMR, यहां मैं लिख देता हूं कि MR लिख रहा है, MMR का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके तहत 13 वर्ष तक के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 13 वर्ष तक के बच्चों को मीजल्स, रूबेला और मम्प्स के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। मम्प्स, मीजल्स और रूबेला के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। ठीक है, भारत सरकार ने ऐसी योजना चलाई है जिसके अंतर्गत यह प्रोसेस उपयोग में लाई जा रही है। नेक्स्ट जो आपका रोग होने वाला है वो होने वाला है हर्पीज। क्या है हर्पीज? हर्पीज एक रोग है जो वायरस जनित है। इसका रोग कारक भी आपको पढ़ने में, समझने में आसान होगा क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है। हर्पीज रोग हर्पीज वायरस की वजह से फैलता है। इसका संक्रमण भी वही रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से उत्पन्न होगा। रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से उत्पन्न होगा। लक्षण, मुख के किनारों पर घाव उत्पन्न हो गए। हमारे जो हाड़ौती भाषा में इसे बाछ भी कहा जाता है। जो हमारे मुख के किनारे होते हैं, इन दोनों किनारों पर घाव उत्पन्न हो जाते हैं, छाले उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह खोलना और किसी भी चीज को खा पाना, चबा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा रोग है हर्पीज। वैक्सीन, हर्पीज नामक एक वैक्सीन होती है जो इस रोग के अंदर लगाई जाती है। बाछ नहीं है, बाछ जैसा रोग है। उपचार वही इसका लक्षणात्मक उपचार। लक्षणात्मक उपचार मतलब जैसे लक्षण उत्पन्न होंगे ठीक उसी प्रकार के क्या किए जाएंगे, इस रोग के रोगी को इस रोग के लिए दवाइयां दी जाएंगी। सामान्यतः वही वाली बात, आखिर में लड़ना किसे है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसी को लड़ना है। नेक्स्ट जो आपका रोग होने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग, पढ़ने के नजरिए से भी, समझने के नजरिए से भी होने वाला है, और हमेशा आपने पढ़ा होगा एड्स। क्या है एड्स? एड्स की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें एड्स की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। आप हमेशा याद रखिएगा एड्स की फुल फॉर्म क्या है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वापस दोहराइए मेरे साथ, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका रोग कारक है HIV। इसका भी आपने नाम सुना होगा। HIV इसका रोग कारक है। क्या है HIV? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी ये हमारे शरीर की इम्यून क्षमता जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करता है और उसको डेफिशिएंस करता है, उसको तोड़ता है। इसलिए ये अत्यंत घातक रोग है। संक्रमण, संक्रमण कैसा होता है इसका? रोगी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से। रोगी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से तथा माता से गर्भस्थ शिशु में तथा संक्रमित व्यक्ति से रक्त चढ़वाने में तथा संक्रमित सुई के प्रयोग से। यानी ऐसा कोई भी संबंध जिसमें डायरेक्ट ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्ट रक्त से संबंध हो, ऐसे कोई भी इंटरेक्ट जो दो व्यक्तियों के बीच होता है, उससे एड्स रोग व्यक्ति को हो सकता है। लक्षण,
शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता वो हो जाती है कम। व्यक्ति के अंदर WBC की संख्या हो जाती है कम। धीरे धीरे दूसरे संक्रमण होने से व्यक्ति धीरे धीरे संक्रमित अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या होता है इसमें? धीरे धीरे संक्रमण होने से व्यक्ति के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सामान्यतः इस रोग का कोई भी उपचार मौजूद नहीं है। लक्षणात्मक उपचार भी इस रोग का नहीं है, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इन रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना जरूरी है, पर यह रोग डायरेक्ट ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर अगर आक्रमण करेगा तो बताइए किस प्रकार कोई भी व्यक्ति बच पाएगा? कैसे हम इसका लक्षणात्मक उपचार कर सकते हैं? तो कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक जीडोबुडीन और कुछ अन्य दवाइयां हैं जो रोगी को कुछ समय तक तेज संक्रमण से बचाती है। जैसे वो कहे कि व्यक्ति का मरना तो तय है, लेकिन कुछ समय की उसे मोहलत मिल जाती है कि उसकी जो इस रोग का जो संक्रमण है वो कुछ समय के लिए धीमा हो जाता है। कहा जाता है कि एड्स जो रोग है 90 दिनों तक बिना किसी लक्षण के किसी शरीर के अंदर रहता है और 90 दिनों के बाद वो अपने आप को इस कदर एक्टिव कर लेता है कि उसके बाद व्यक्ति इस रोग से मरेगा ही मरेगा। अगर एड्स जैसे रोग की शुरुआती जांच में पता लग जाए तो शायद इस रोग से बचना संभव हो पाए, पर 90 दिनों तक बिना किसी लक्षण के रोग शरीर के अंदर रहता है। परीक्षण है इसका वर्ल्ड फेमस एलिसा टेस्ट। परीक्षण है इसका एलिसा टेस्ट। एलिसा की जो फुल फॉर्म है वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्जेंट एसे। ये ऐसे निबंध वाला नहीं है, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्जेंट एसे ये एक परीक्षण है जो निश्चयात्मक परीक्षण है, अर्थात इसके बाद निश्चय हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि इस व्यक्ति को एड्स रोग हो चुका है। हालांकि इसके लक्षणों को थोड़ा कम आंका गया है, पर अगर मैं बता दूं कि जब किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति को जब भी कोई बीमारी होगी वो उस बीमारी से बच ही नहीं पाएगा, वो उसी बीमारी में मर जाएगा, क्योंकि वो उसकी बीमारी सही नहीं होगी। क्यों सही नहीं होगी? क्योंकि उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो नष्ट हो ही चुकी और सिर्फ रोग किससे फैल रहा है? असुरक्षित यौन संबंध से, क्योंकि माता से गर्भ शिशु में तभी तो आएगा जब माता को यह रोग उत्पन्न होगा। संक्रमित व्यक्ति का रक्त कभी नहीं चढ़ाया जाता है, रक्त को हमेशा टेस्ट किया जाता है। आजकल सरकार ने जो डिस्पोजेबल सिरिंज बनाई है जिसकी वजह से संक्रमित सुई का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। या फिर आप ड्रग्स नहीं लेते हो तो आपका जो दो लोग एक साथ ड्रग्स लेते हैं तो वो एक दूसरे की सुई से चढ़ाते हैं, तब ये रोग उत्पन्न होगा। आप ड्रग्स भी नहीं लेते हो तो आपके ये रोग होने के चांसेस कब है? जब आप असुरक्षित यौन संबंध बनाए। और असुरक्षित यौन संबंध का मतलब है कंडोम का उपयोग नहीं किया जाए, निरोध का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो यह रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका जो परीक्षण है वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट पीसीआर की तकनीक पर आधारित है। क्या है पीसीआर की तकनीक, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट जो आपका रोग है वो है रेबीज, या इसे जलभित्ति भी कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में व्यक्ति जल को देखकर उसके अंदर लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं, उसको दौरे पड़ना शुरू हो जाता है। इस रोग का जो रोग कारक है वो है आपका रेब्डोवायरस। रोग कारक क्या है इसका? रेब्डोवायरस। क्या है रेब्डोवायरस? संक्रमण जो होता है इसका वो रेबीज रोग से ग्रसित कुत्ते, और अभी कुत्ते पे खत्म नहीं हो गई ये बात कुत्ते पे खत्म नहीं हो गई है। कुत्ते के साथ साथ जंगली बिल्ली या पालतू बिल्ली, कोई सी भी, सुअर इत्यादि जंतुओं के काटने से भी यह रोग उत्पन्न हो सकता है।
क्योंकि इनके मुख के अंदर रेब्डोवायरस रहता है। लक्षण क्या है इसके? लक्षण है इसके, कुत्ते के काटने के बाद घाव पर संक्रमण उत्पन्न होगा, मांसपेशियां प्रभावित होगी, विशेषतः गले की पेशियां, क्योंकि गला बिचने लग जाता है, गले में और मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है, तथा कोई भी चीज स्पेशली पानी निगलने में परेशानी उत्पन्न होगी, तथा जो कुत्ता है जिसने उस व्यक्ति को काटा है वह भी पागल होकर मर जाएगा। वैक्सीन इसकी एंटी रेबीज वैक्सीन है जो लगाई जाती है, और इसका उपचार भी लक्षणात्मक उपचार है। कहा जाता है व्यक्ति को अगर सभी समय पर वैक्सीन नहीं मिलेगी तो 3 दिन के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। बहुत ही घातक है और आजकल हम इसे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं। हम इधर उधर से कहीं भी हमें आजकल ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि हम बाहर घूमते हुए जो कुत्ते बिल्लियां होते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और उनसे लाड़ प्यार करने लगते हैं। गलती से यदि किसी ने काट लिया तो झटके खाते फिरोगे। ठीक है, रेबीज, रेब्डोवायरस, ध्यान रखना रेब्डोवायरस को बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नाम है, रट लेना इसे, रेब्डोवायरस। नेक्स्ट जो आपका रोग होगा वो होगा हेपेटाइटिस। आप सभी ने इसका कभी ना कभी नाम सुना ही होगा। हेपेटाइटिस जो रोग है वो मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ABCD। आपको हो गया FGH IJ के पूरा पढ़ दो, नहीं, 5 ही प्रकार का होता है। क्या है हेपेटाइटिस रोग? इसका जो संक्रमण होता है वो दूषित या संक्रमित वस्तुओं से तथा जो इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसके संपर्क में आने से, तथा हेपेटाइटिस बी और सी का जो संक्रमण है वो सबसे ज्यादा होता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी सबसे ज्यादा संक्रामक रोग है। हेपेटाइटिस की जो ब्रांचेज हैं, उसकी जो शाखाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा संक्रामक कौन है? हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। क्या है इसके लक्षण? अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसमें सामान्यतः जो लीवर है, हमारा यकृत है, उसके अंदर संक्रमण होगा, जिसकी वजह से लीवर के अंदर सूजन उत्पन्न होगी, उसके अंदर दर्द होगा और पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देने लगेंगे। पीलिया के अंदर क्या होता है? हमारी आंखें और हमारा शरीर पीला पड़ने लग जाता है। तो पीलिया जैसे लक्षण उत्पन्न हो गए, शरीर कमजोर हो जाएगा, बुखार आएगा, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वाले वायरस को हमारा शरीर निकालना चाहेगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं निकालना चाहेगी, कोशिकाएं उससे लड़ना चाहेगी, इसलिए हमारे अंदर अत्यंत कमजोरी आएगी, क्योंकि ऊर्जा का उपयोग तो कहां हो रहा है? उस रोग से बचने के लिए हो रहा है। इसका जो उपचार है वो भी कैसा है? लक्षणात्मक उपचार है। आपको पता ही है लक्षणात्मक उपचार का मतलब क्या होता है। इसकी वैक्सीन हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है, जिसे हेपेटाइटिस की एक वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए व हेपेटाइटिस बी। ये हम एक बार पहले भी पढ़ के आए हैं, ये एक अन्य रोग में भी काम में आती है। नेक्स्ट, भारत में हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है उसकी जो पहली वैक्सीन जो बनी थी वो भारत के अंदर बनी थी, और उसका निर्माण रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा किया गया था। क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक? इस तकनीक के अंतर्गत किसी भी जीव के डीएनए या उसके शरीर के कोई भी हमारे शरीर में जब भी किसी जीव के अंदर कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उस व्यक्ति से उसकी अगली पीढ़ियों में जब वो लक्षण ट्रांसफर होते हैं तो वो आनुवांशिक पदार्थ के माध्यम से होते हैं। और किसी भी जीव का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। अगर हम उस डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस कर दें तो उस व्यक्ति के अच्छे लक्षण तो उस दूसरे जीव के अंदर जाएंगे, लेकिन बुरे नहीं जाएंगे। इसी प्रकार क्या किया जाता है? एक ही डीएनए से कई अलग अलग प्रकार की जो है एंजाइम्स बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इंसुलिन का टीका बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? किसी भी व्यक्ति के जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी एक कोशिका को लूंगा और उस कोशिका का जो डीएनए है उसे अन्य ई कोलाई जीवाणुओं की कोशिकाओं में ट्रांसफर कर दूंगा। अब वो सभी ई कोलाइयों के अंदर जब डीएनए इंसुलिन का चला जाएगा तो वो भी क्या बन जाएंगे? हाँ बिल्कुल, किसके बन जाएंगे? इंसुलिन हार्मोन के कोशिकाएं बन जाएंगी। और जब वो आपस में प्रजनन करके उनकी वृद्धि करेगी तो मेरे पास क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन का पूरा जत्था इकट्ठा हो जाएगा।
इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक कहा जाता है। और सर्वप्रथम भारत के अंदर इसी तकनीक का उपयोग करते हुए, इसी तकनीक का प्रयोग करते हुए क्या किया गया था? क्या किया गया था? सर्वप्रथम हेपेटाइटिस की वैक्सीन बनाई गई थी। इसका व्यावसायिक उत्पादन किया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा। अत्यधिक मात्रा में शराब, अल्कोहल का सेवन करने से यकृत में वसा का जमाव होने लगता है, जिससे यकृत में सूजन आने लगती है। इसे लीवर सिरोसिस या वसीय यकृत संश्लेषण भी कहते हैं। ध्यान रखना, हेपेटाइटिस जो है वो हमारे यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है, परंतु कभी कभी अल्कोहल के सेवन से भी हमारे यकृत के अंदर वसा के जमाव से उनके अंदर सूजन और दर्द उत्पन्न हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हुआ है। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रोग होने वाला है वो होने वाला है मेनिंजाइटिस। क्या है मेनिंजाइटिस? यह जो है उस रोग कारक का जो वायरस है वो सामान्यतः यह रोग जो होता है वो बैक्टीरिया और कवकों के कारण भी हो सकता है। वायरस के कारण तो होता ही है, परंतु कभी कभी यह बैक्टीरिया और कवकों के माध्यम से भी हो सकता है। इसका कोई स्पेसिफिक जो है रोग कारक नहीं है। इसके अंदर जो संक्रमण होता है वो संक्रमित या दूषित वस्तुओं से होता है, और कभी कभी यह संक्रमित माता से संक्रमित शिशु के अंदर भी संक्रमित माता से भी शिशु के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। क्या है इसके लक्षण? मस्तिष्क का जो आवरण होता है, हमारे मस्तिष्क का जो आवरण होता है, उस मस्तिष्क की आवरण की जो परतें होती है उनके अंदर संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। जो आपके मस्तिष्क के आवरण है, ड्यूरामीटर, एरिकनोइड, पायोमीटर, ये हमारे मस्तिष्क के कुछ आवरण है। इन आवरणों में संक्रमण उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? सूजन आ जाएगी। सूजन आने की वजह से जब आपकी मस्तिष्क की जो कपाल गुहा है, इस कपाल गुहा में अगर सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी तो अंदर जो मस्तिष्क भरा हुआ है, इस मस्तिष्क के ऊपर क्या होगा? दबाव पड़ने लगेगा, और जब दबाव पड़ने लगेगा तो उससे क्या होगा? रोगी व्यक्ति कोमा में चला जाएगा। लग रहा होगा आपको क्या है, पर ये मैं मस्तिष्क बनाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा। तो इस मस्तिष्क के जो आवरण है, इन आवरणों पर दबाव पड़ेगा। त्रिस्तरीय परत पाई जाती है हमारी कपाली गुहा में। इस त्रिस्तरीय परत में संक्रमण होगा, इससे सूजन उत्पन्न होगी, और सूजन उत्पन्न होने की वजह से हमारा जो अंदर मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के ऊपर क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से व्यक्ति कोमा में जाने जैसी अवस्था भी उत्पन्न हो सकती है। उपचार कोई नहीं है, वही लक्षणात्मक उपचार, जैसे लक्षण होंगे वैसा उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका रोग होने वाला है वो होने वाला है आपका प्यारा दुलारा इबोला। इबोला वायरस जो है इसको सर्वप्रथम अफ्रीका में इबोला नदी के पास देखा गया था, इसलिए इसका नाम इबोला वायरस रख दिया गया है। और इसमें शरीर से रक्त का स्त्रवण अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसकी वजह से अंतर स्त्रवण होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है इबोला वायरस से। आपने भी थोड़े दिन पहले इसका नाम सुना होगा, कोरोना के बाद इबोला वायरस फैलने की जो खबरें थी वो तेज हो गई थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका जीका वायरस। क्या है जीका वायरस? यह एडिज एजिप्टी मच्छर द्वारा, याद करो, डेंगू फैलाने के लिए जो रोग वाहक होता है, कारक नहीं, रोग वाहक होता है, वही क्या होता है? हमारा एडिज मच्छर होता है। इसमें भी क्या होता है? एडिज मच्छर के द्वारा मनुष्यों में संक्रमण उत्पन्न होता है। उसके बाद इसका संक्रमण तो ठीक हो जाता है, लेकिन यदि कोई स्त्री ठीक होने के बाद भी 3 से 4 वर्षों के दौरान गर्भ धारण करेगी तो ऐसे गर्भस्थ शिशु के सिर एवं मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता, जिसे माइक्रोसिफेली कहा जाता है इस अवस्था को। और जब उसका मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाएगा तो ऐसा शिशु या तो गर्भावस्था में मर जाएगा या जन्म लेने के कुछ समय बाद ही अपनी जान दे देगा। अत्यंत घातक रोग है जीका वायरस से फैलने वाला जीका रोग।
जीका वायरस से फैलता है। वायरस का नाम भी इसका जीका ही है, तो यही लिख देता हूं मैं। जीका वायरस से फैलने वाला जीका रोग किसके द्वारा फैलता है? एडीज मच्छर द्वारा, मादा एडीज मच्छर द्वारा। एक है आपका निपाह, इसका नाम भी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। क्या है ये? फल चमगादड़ जो होती है, फलों का रस चूसकर अपना जीवन यापन करने वाली जो फल चमगादड़ होती है, यह इसके आशय है। आशय क्या है समझिए, किसी भी जीव के जो रोग वाहक होते हैं वो क्या करते हैं? उसे जीव को स्व इच्छा से आवास प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं तथा उसे फैलने में सहायता प्रदान करते हैं। परंतु फैलने में सहायता प्रदान करते हैं, परंतु एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो चमगादड़ें होती है, इनके शरीर पर सामान्यतः कुछ छोटे मोटे वायरस अपना जीवन यापन करते हैं। चमगादड़ के ना चाहते हुए भी ऐसे छोटे मोटे वायरस जो होते हैं कुछ, वो अपना जीवन यापन उस चमगादड़ के शरीर पर करते हैं। अब वो चमगादड़ के शरीर पर आवास है उनका, चमगादड़ के शरीर पर ही वो रहते हैं, उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन चमगादड़ तो चाह नहीं रही है, उसे फैलने में सहायता नहीं कर रही है, बल्कि वो जबरदस्ती हो जा रहे हैं। तो ऐसे जीव जो किसी रोग फैलाने वाले जीवाणु या रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव को आशय प्रदान करते हैं, वो आशय होते हैं। तो चमगादड़ जो फल चमगादड़ होती है वो इसका आशय होती है, और निपाह वायरस क्या है? इसका रोग कारक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये भी एक रोग है। 2018 में जून में सर्वप्रथम इसका संक्रमण देखा गया था। आप सभी को इसके बारे में याद होगा, अखबारों की मुख्य हेडलाइन उस समय यह बना था। क्या? निपाह वायरस। केलों के अंदर सामान्यतः कहा जाता है, क्योंकि केरला के अंदर केले ज्यादा उत्पादन होता है, और उन कहा जाता था कि केलों को मत खाया कीजिए क्योंकि उन केलों के अंदर ये रोग उत्पन्न हो सकता है। ऐसा 2018 में हुआ था, फिर उसके बाद इसकी वैक्सीन वगैरह बन गई थी और ये रोग बंद हो गया था। नेक्स्ट जो आपका रोग आने वाला है वो है आपका प्यारा और दुलारा, सबसे ज्यादा चर्चित और बहुत ऐसा वायरस जिसको आपने बहुत अच्छे से करीब से देखा है, वायरस को नहीं, उसके लक्षण वगैरह हो। क्या है वो? आपका सार्स। आप कह रहे हो कि सर सार्स तो हमने देखा ही नहीं। सार्स ही क्या है? कोरोना। कोरोना जैसे लक्षण, कोरोना जैसा उसका शरीर, बिल्कुल सार्स से संबंधित है। सार्स की जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ऐसा सिंड्रोम जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम यानी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करे। और आपको पता है कोरोना में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी, क्योंकि व्यक्तियों के फेफड़ों में संक्रमण हो रहा था, श्वास को यह सीधा प्रभावित कर रहा था। क्या होगा इस रोग के अंदर? यह हमारे सार्स जो है, सार्स स्पेशली सार्स के नाम से 2002 से लेकर 2004 तक बहुत ज्यादा फैला था। किसके अंदर? चीन के अंदर। और इसका रोग कारक क्या है? सार्स वायरस, या इसे सार्स कोव 1 भी कहा जाता है। और हमारा जो कोरोना था वो सेम इसी की तरह था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सार्स कोव द्वितीय। किलर निमोनिया भी इसे कहा जाता है, क्योंकि निमोनिया रोग में भी सेम आपने पढ़ा है निमोनिया रोग। निमोनिया रोग के अंदर भी क्या होता है? सेम इसी तरह के लक्षण होते हैं, व्यक्ति के फेफड़े प्रभावित होते हैं और उसके श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। और इसी के साथ क्या होता है? हमारे जो विषाणु जनित रोग हैं वो यहां पर खत्म हो जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूं, आपको समझा पाऊं, तो अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करें। इस चैप्टर के अंदर अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि रोग क्या होता है, डिजीज। रोग क्या होता है, डिजीज क्या होती है, सबसे पहले हमने इसका अध्ययन किया। फिर हमने क्या किया? रोगों को कुछ प्रकार पढ़े, रोगों को श्रेणियों में बांटा। सबसे पहले तो हमने पढ़े जन्मजात रोग या जन्मजात रोगों की परिभाषा। फिर हमने पढ़े उपार्जित रोग। उसके बाद हमने क्या किया? इन जन्मजात रोगों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया, और वो 2 भाग कौन कौन से थे? एक तो थे आपके गुणसूत्रीय विकार, और एक थे आपके मेंडेलियन विकार। हालांकि हम इनका बाद में अध्ययन करेंगे, अभी इन्हीं क्लासों के बाद में। लेकिन हमने जो दूसरा पढ़ा हमारा उपार्जित रोग,
और इसको भी हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? संक्रामक और असंक्रामक रोग। असंक्रामक या गैर संक्रामक रोग, ठीक है। और अब तक हम संक्रामक रोगों को पढ़ रहे थे कि किस प्रकार संक्रामक रोग किन किन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? जो विषाणुओं से फैलते हैं, जीवाणुओं से फैलते हैं, प्रोटोजोआ से फैलते हैं और फंगी से, कवक से फैलते हैं। अब तक इस चैप्टर में हम आपके जो संक्रामक रोग हैं, उन संक्रामक रोगों में जीवाणु जनित रोगों का अध्ययन कर चुके हैं। लगभग समस्त जीवाणु जनित रोग जो होते हैं हम उनका अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा जो आपका हमने पढ़ा विषाणु जनित रोग। लगभग समस्त विषाणु जनित जो रोग होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रोटोजोआ जनित रोग। और प्रोटोजोआ जनित रोग जो होंगे, आपको पता है, मैंने आपको बताया था, मलेरिया, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। इस प्रकार के रोग हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आज की जो हमारी जो क्लास है ये YouTube पे उपलब्ध कराई जाएगी। इस जो हमारा जो पोर्शन है, इसका जो अगला हमारा प्रोटोजोआ जनित जो रोग होने वाले हैं और आगे की जो क्लासें हैं जनरल साइंस के किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गवर्नमेंट, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी हो, उस वैकेंसी के अंदर जनरल साइंस का जो पोर्शन होगा उससे संबंधित पूरी क्लास, समस्त उसके टॉपिक जितने भी हो सकते हैं उन सबसे संबंधित आपको डिस्क्रिप्शन में उपस्थित लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हमारी इस क्लास का जो उद्देश्य है वो है कि आपके साथ आपकी जो उज्जवल भविष्य है उसके लिए क्वालिटी के साथ समझौता न किया जाए। साइंस को पढ़ने का, विज्ञान को पढ़ने का, स्पेशली जीव विज्ञान को पढ़ने का जो सबसे आसानतम तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ हमारा जो बैक्टीरिया जनित रोग है और जो विषाणु जनित रोग है वो समाप्त होते हैं। प्रोटोजोआ जनित और कवक जनित, फंगी जनित जो रोग हैं और हमारे जो जन्मजात रोग हैं उनका अध्ययन हम इसके अगले वाली क्लास में जो आपके ऐप में कंडक्ट करवाई जाएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।